जदयू में आज एक महिला नेता ने ज्वाइन किया है। जदयू में पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्वाइन कर लिए हैं। पशुपति पारस की पार्टी यानी कि आरएलजेपी, तो वहां से कई नेता जा रहे हैं। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले एक पूर्व विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आरएलजेपी के थे, सुनील पांडे, वह छोड़कर गए भाजपा में, और अब उनके नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जदयू में आ गई हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ आ गई हैं। ये पहले लोजपा में भी थी, लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान में थी। और कुछ सवाल जुड़े हुए रहेंगे, क्यों छोड़े पार्टी में? देखिए, इस बार का रीजन कुछ सच कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टी में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और जिस ढंग से अपने ही लोगों ने हमारे ऑनरेबल पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के लोकसभा चुनाव बोलिए या फिर उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, तो उसी दौरान मेरे को ये महसूस हो रहा था कि सर के सलाहकार जो आसपास के सही नहीं है। और बहुत दिनों तक मैंने उनका साथ दिया। उनके जब उन्होंने डिसीजन लिया था अकेले लड़ने का, तभी भी साथ दिया। जब उन्होंने फिर बोला मैं मोदी का परिवार हूं, तभी भी मैंने उनका साथ दिया। हमेशा उनका मैं साथ देते गई। लेकिन आप नेता उसी का साथ देते हो जो अपने भी कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लग गया था धीरे धीरे कि पारस जी कुछ कर नहीं रहे हैं। और साथ में जैसे पानी बहुत देर तक एक जगह पे ठहरा रहता है तो कीड़े मकोड़े, मक्खी, डेंगू होने की चांसेस है। और मुझे अपने करियर में डेंगू नहीं चाहिए था। तो आप क्या समझ रही हैं, पशुपति पारस जी का पॉलिटिकल करियर अब अस्थिर हो गया, खत्म हो गया? देखिए, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी बोलना, क्योंकि इतने बड़े एक्सपीरियंस लीडर हैं और मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे पूरे परिवार के साथ। पिता तुल्य उन्होंने हमेशा से गार्जियनशिप दिया है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये मैं जरूर बोल सकती कि अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पा रहे। तो अगर आपके नेता अगर सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फिर आपको घबराहट होनी चाहिए। अगर आप सही में अगर आप बिहार के जनता के साथ हो और अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो बिहार के लिए, तो मैंने देखा कि बस एक ही पार्टी फिलहाल मेरे सामने है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सीएम का विजन इतना इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए कि उनके वजह से और नायडू जी के वजह से अगर हमारे पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और एनडीए की सरकार है, तो समझिए शांति से लोगों का इतनी ताना सुनने के बाद भी, जिनके कोई एग्रेसिव वाला आज तक वो मैसेज नहीं देते हैं हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान के साथ, ऐसे विजनरी लीडर के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आधी आबादी के बारे में जितना उन्होंने सोचा है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई इतने आगे बढ़ के महिलाओं के लिए सोचा। कब से लगने लगा कि नीतीश कुमार जी में इतनी अच्छाई है? या ऑनेस्टली बताएं, लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे पहले जब लोग बोल रहे थे कि पार्टी खत्म हो गई, नीतीश कुमार जी का करियर खत्म हो गया, सीएम नहीं रहेंगे, बहुत सारी बातें लोगों ने कही। 1.5 साल तो पूरा एकदम आग ही उगलती थी। देखिए, हम भी अगर आग उगलते थे तो चिराग जी भी कम नहीं थे ना। चिराग जी तो उन्हीं के बारे में बोल बोल के 5 सीट ले गए और फिर जाके उन्हीं का पैर छुए। तो मैं उन्हीं की रणनीति अपनाई कि भाई कम से कम इतना तो उनमें ये सहनशीलता था कि भाई हम रियलाइज किए कि भाई आप किसी के बारे में कुछ भी बोल के शांत नहीं रह सकते। मतलब आप चिराग पासवान की रास्ते पर हैं देवजानी? नहीं, नॉट एट ऑल, पूरा नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये मैं जरूर कहूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि आपने भी बहुत कुछ बोला है, तो मैं उस संदर्भ में आपको बोली। मेरे और चिराग जी के विजन में बहुत डिफरेंस है। पर हमने चिराग पासवान का नाम ही नहीं लिया। नहीं, तो मैंने आपको इसीलिए बोला ना क्योंकि भाई वो भी तो ऑनरेबल सीएम के बारे में सबसे ज्यादा वही बोले। मुझे नहीं लगता और कोई लीडर ने बोला हो। ये बात है ना, क्योंकि उनके पार्टी में जब थे तो एक ही मुद्दा था कि मेरे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे, मेरे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे। और हमारे जब आरएलजेपी में थे तो नीतीश कुमार जी के बारे में उतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि हमारे मंत्री जी के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई पार्टी वही ज्वाइन करना चाहिए जो प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना करे, सोचे। और सुशासन बाबू का नाम जब उनको मिला है और जितना भी आप उनके बारे में कुछ भी बोल लीजिए, कहते हैं ना कि यू हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, तो वो सारी क्वालिटी हमारे ऑनरेबल सीएम में है। मुझे लगता है कि अगर ज्वाइन करेंगे तो बिहार के जनताओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर पाएंगे बोल के मैंने ज्वाइन किया। हवा, जैसे राजनीतिक हवा अभी, जैसे नीतीश कुमार काफी कमजोर लग रहे थे लोकसभा के वक्त और लोकसभा के रिजल्ट आने तक, मगर उसके बाद उनकी पार्टी और लोगों में जो सामंजस्य बना बीजेपी की सीटें कम आने के बाद, तो मतलब आप उनकी पार्टी में गए। लगभग 2 साल, मेरा ध्यान आ रहा है 2 साल 2.5 साल आपका
आए हुए 2.5 साल पहले तीन चिराग साल हो गया टोटल। 3 साल हो हाँ, गया। हाँ। जी, पहली बार, हाँ, संगठन तो मंत्री, जी, फिर प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता। फिर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभी फिर जी, जेडीयू। जी। तो ये 2022-21 में मतलब कि लोजपा में थी, अभी आरएलजेपी में आई, जदयू में आई, अगला पार्टी कौन है मैडम? अगला पार्टी कोई नहीं है। कोई ना तो कोई होगा, नहीं, बताइएगा ऐसा नहीं। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कोई भाजपा, कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस में तो कतई मगर नहीं। आप एनडीए की तरफ ही रहती हैं, जिधर मतलब देखे कि एनडीए के घटक दल के साथ ही बिल्कुल, रहती हैं। बिल्कुल, आपने इंडी सही- अलायंस या आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों में नहीं जाती। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज मेरे आइडियोलॉजीज मैच नहीं हाँ। करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमको पार्टी छोड़ने का बहुत मन था। जी। अगर ऐसा होता तो मैं तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद ही मैं रिजाइन दे देती, जो मैंने नहीं किया। मैंने उनके पूरे बुरे वक्त में पार्टी के, जब बहुत पूरी पार्टी जब टेंशन में थी कार्यालय को लेकर, उनके घर खाली करने को रिपोर्ट, हर वक्त मैंने हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का साथ दिया। लेकिन अचानक से मेरे को ये महसूस हुआ कि पानी ठहर सा गया। अब तरक्की राजनीति आपकी में नहीं होती, हाँ। आप बुरे दौर में तो छोड़ दिए मैडम। नहीं, बात वो नहीं। देखिए, बुरे दौर में मैंने उनका डेफिनेटली साथ दिया। मैं एक अभी तो बार पार्टी खड़ी करनी थी उनकी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात पार्टी खड़े, क्योंकि पार्टी का जो संस्थापक के बाद जो मुख्य चेहरा है वह श्री पशुपति कुमार पारस जी। उनको आगे बढ़ चढ़ के काम करना है। और उनके पार्टी में बहुत सारे युवा नेता है, कृष्णराज जी हैं, उनके खुद के बेटे हैं प्रिंस राज जी। मुझे लगता है कि ये सारे युवाओं मिलके कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन ये बड़ा करने में मुझे लगता है कि मेरा योगदान उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर योगदान चाहिए होता तो कोई भी सलाह लेने में सिर्फ कौन कितना साल पार्टी में रहा वो नहीं देख के, अगर वो कम से कम ये देख पाते कि एक माने एक एडवाइजरी में अगर वो मुझे भी रखते, तो शायद मैं ये जरूर सलाह उनको देती कि सर प्लीज रिजाइन मत कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्टी के नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप सुरक्षित रखें। तो वो मौका मुझे नहीं मिला, इसका दुख नहीं है, इसका बहुत अफसोस है मुझे कि शायद वो पहचान नहीं पाए। लेकिन मैंने अपना 100% दिया, तो मुझे कोई दुख नहीं है। 100% देने के बाद भी मैंने देखा कि पार्टी में कोई हलचल नहीं है, इधर तो आपको तो मूव करना ही पड़ेगा। कुछ लोकसभा या इधर लग रहा था कि देवजानी मित्र आप दिख नहीं रही हैं, जैसे पहले हम लोगों को बुलाया करती थी, पहले पूरा एकदम बयान दिया करती थी, अब कुछ ऐसा कुछ महीनों से दिख नहीं रहा था, तो आप सोचे कहाँ इधर मंदा मंदी है? तो नॉट अबाउट मंदा मंदी, बात है कि मीडिया वाले भी आरएलजेपी को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिए ना। हम तो नहीं बंद किए। नहीं, हम तो कवरेज करते हैं। नहीं, आप करते हैं, लेकिन वो कवरेज में क्या होता है कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी में कुछ है रहा नहीं, ये इस टाइप के न्यूज कोई भी प्रोग्रेसिव माइंड के लोगों को बड़ा खटकेगा। और दूसरी हम एक शब्द बोलते हैं, उनकी पार्टी लोकसभा में लड़ी नहीं चुनाव, तो उसको क्या कहेंगे? कई लोग जो एनालिसिस करते हैं, जब आप चुनाव ही नहीं लड़िएगा तो कुछ ना कुछ तो जो एनालिसिस करते हैं पत्रकार वो बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं मान रही हूँ। अगर पत्रकार का बोलने का हक है कि भाई कुछ कर नहीं रहे, तो मुझे भी हक है कि मैं सही दिशा चुनूं और मैं कुछ, देखिए मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, कितना लंबा जा पाएंगे, क्योंकि मेरा इसमें कोई गॉडफादर नहीं है कि कोई मुझे उठा के उस गद्दी पे बैठा दिया। मैंने अपने बलबूते पर आज तक कर रही हूँ, बिल्कुल हमेशा मैं मेंटेन करती हूँ, और मैं सबका इंटरव्यू सुनती हूँ, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो, या फिर कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हो। लगता है चिराग पासवान का इंटरव्यू ज्यादा सुनती हैं, तभी उनका नाम ले लिया। नहीं, बात वो मार्गों पर चल रहे हैं उनके। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके मार्ग पर चलने की मुझे कोई ऐसा मंशा है नहीं, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। आजकल वो एनडीए में रह के भी वो मोदी जी के खिलाफ फिर बोल रहे हैं। एटलीस्ट मैंने ऐसा काम तो आज तक नहीं किया। हाँ, डेफिनेटली लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने डिसाइड जरूर किया था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी मैं उनका साथ दी, लेकिन फाइनली फिर पार्टी उसमें भी पीछे हट गई। बड़ा गेम अगर आपको खेलना है, अगर बिहार के लिए कुछ करना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे पार्टी वो रिस्क लेने में सक्षम नहीं है। और आप जब सक्षम नहीं होते कोई चीज के लिए, तो लोगों को लगने लगता है कि पूरी पार्टी बेकार है या लोग बेकार है। और मैं अपने आप को बेकार नहीं साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज, मेरा जो सोच है वो जनता तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूँ। हाँ, एक बात है जो आपने शुरुआत में कही, नीतीश कुमार को लेकर, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने किया, वो उन चीजों को हम लोग भी जब देखते हैं तो 50% आरक्षण और भी कई चीजें, साइकिल योजना से लेकर उनका देखते हैं, तो एक क्रांति तो बिहार में महिलाओं को लेकर वो घर के चौखटों से वो बाहर किए हैं। इसको लेकर कोई भी तारीफ खुले कंठ से करता है। बस वही एक रीजन है। सुरक्षा को लेकर वो विषय अलग हो जाएगा, मगर अब हम आते हैं आपकी बातों को लेकर। जदयू मान लिए कि विधानसभा और ऐसी तमाम चीजों में इंडी अलायंस के तरफ जाती है, तो आप फिर से किधर? पारस जी, चिराग जी, बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने मंच से कहा था मोदी जी के सामने कि आप सब दिन में ही रहेंगे,
और मुझे ऐसा आप भी भरम में आ गए नीतीश जी के चाचा जी, नहीं, पलटू राम पलटू चाचा। देखिए आप सुने या नहीं सुने? नहीं, मैंने सुना। देखिए पलटू राम का जो नाम है वो हमने नहीं दिया था, वो आरजेडी ने। ये तो बहुत क्या कहते हैं, समझिए कि सज्जन व्यक्ति हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। इतने कुछ सुनने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेता। एक्शन तो लेते हैं कि सरकारें बदल जाता है, विपक्ष सत्ता में आ जाते हैं, वो नहीं, तो वही है ना, दैट इज द राइट थिंग। अगर आज वो नहीं होते तो मोदी जी वहां पे नहीं बैठते। आप इमेजिन कीजिए मोदी जी के बगैर, मोदी जी के बगैर भारतवर्ष का छवि क्या होता है, मुझे बताइए। ये बातें आप बोल रहे हैं, आप अगर पुराने दौर में जाइएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी बहुत छोटी हुआ करती थी। ये जो हम जानते हैं सन 2000 की बातें, इनके पास विधायक नहीं थी, भाजपा ने इन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया, जहां तक मेरी जानकारी है। 5, 15 और आगे भी विधायक कम हो ज्यादा हो, इन्हीं को नेता मानती है। तो ये कैसे कर सकते हैं? इन्हीं की वजह से नीतीश कुमार की वजह से इनके 16 सांसद सबसे बड़ी बात है देवजानी 2014 में इनके कितने एमपी थे? 2। मैं मान रही। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीजेपी भी उन्हीं को लीडर प्रोजेक्ट करते हैं जिनमें वो दम होता है। और कोई कुछ भी कर ले, ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया को भी ये पता था लोकसभा चुनाव से पहले, अगर नीतीश जी इधर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता था। और हम लोगों ने रिजल्ट जो इस बार मोदी जी को ये बातें पता था, मगर आपको नहीं पता था। नहीं हमला बोल रहे थे आप? नहीं, हमला हम नहीं बोल रहे थे। हमला चिराग जी के पार्टी में जब थे, चिराग जी के कहने पर हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि पार्टी का उस वक्त था कि भाई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं हो रहा है, तो भुगतान नहीं हो रहा है, तो मीटर बहुत लंबा आ रहा है, चौड़ा आ रहा है। और जब उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया तो वो भी क्रेडिट वो खुद लेके चले गए। द बेस्ट पार्ट ऑफ जेडीयू इज दैट ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते। लोजपा और जदयू अभी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अलायंस में है, और आप अच्छी बात है। नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात, अभी अगर एनडीए में रह के अगर चिराग जी अगर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे, जेडीयू मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम लोग सिर्फ बिहार के जो भी नीतियां उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऑनरेबल सीएम के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। पूरे बिहारी उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। भाई हम तो चाहेंगे कि चिराग जी को एक सुनहरा अवसर मिला है, इतना अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने ऑनरेबल सीएम के साथ बना लिए, तो उनको कम से कम भी उनके साथ बनाई है। बिल्कुल, दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाया, तो अभी उनको तुरंत बिहारी फर्स्ट को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए सीएम के साथ मिलके, ताकि बिहार के युवा लोग उस चीज का लाभवान। चिराग पासवान में कितना संभावना देखती है मैम? क्योंकि नीतीश जी अब 75 के हो गए हैं, तो अब बहुत ज्यादा 5 साल अधिक से अधिक या कुछ जो भी कह लें वो कहना ठीक नहीं, मगर एक तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, और भी युवा हैं बिहार में। देखिए युवाओं की कमी नहीं कैसे है, देखते हैं? देखिए युवाओं की बिहार में कभी नहीं, 55% युवाएं जो है वो बिहार से आते हैं। जैसे अभी तीसरा नेता प्रशांत किशोर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि युवाएं सब है, लेकिन सब शॉर्ट टर्म गोल लेके आते हैं। नीतीश कुमार जी ऑनरेबल सीएम शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं आए थे। बिल्कुल। आप चाह के भी आप उनको कुर्सी से हटा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका विजन बहुत स्ट्रांग है, वो तुरंत एक्ट नहीं करते, वो सुनते सबके हैं, करते वही है जो बिहार के लिए सही होता है। तो ये सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये मौका जब मुझे मिला है अब जेडीयू में आके, तो मुझे लगता है चीजें बदलेंगी। और सीएम इस वक्त चाहे वो चिराग जी हो, कहते तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तो अपना खुद का बहुत सारा फाइट है, पूरी पार्टी जो है वो चाशनी में डूबे हुए हैं पूरे क्राइम में, तो उनको वो साफ करने में भी सालों लग जाएंगे। हो सकता है कि 2050 के बाद शायद उनको वो मौका मिले। तेजस्वी यादव को? यस, डेफिनेटली। अभी बिहार की सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी है। देखिए विधायक वाली पार्टी होने के बावजूद भी सीएम कौन है अभी? हाँ, ये बात आप देखिए सीएम कौन, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में डर है राजद को लेकर। अभी आप जब कवरेज करेंगे तो सबसे ज्यादा भीड़ तेजस्वी में ही लगता है बिहार के नेताओं में। भीड़ जो है, मैं आपको लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमारे ऑनरेबल पीएम को कॉपी करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत सारी रैलियां की, व्हील चेयर तक आ गए, कहाँ वो जीत पाए? मुझे बताइए। सीट भले ही वो लेके गए, लेकिन जीत तो नहीं पाए ना। तो एंड ऑफ द डे भाई मतलब तेजस्वी में कोई संभावना नहीं देखती हैं। तेजस्वी में संभावना, देखिए प्रशांत किशोर जी अभी अपना जुटा रहे हैं, अभी वो अपने पार्टी को, अभी जन स्वराज अभी एक सोच है, पार्टी अभी बने, 2 अक्टूबर के वक्त जब बन जाएगा तो उनके बारे में बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी खुद चंद्रगुप्त नहीं है, वो हैं चाणक्य। वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सीएम कैंडिडेट बने, कौन उस लायक है। तो उनका यात्रा अच्छा है, लेकिन वो भी सीएम के खिलाफ क्यों है? एक समय तो उन्होंने ममता जी को भी स्ट्रैटेजी दी थी, एक समय ने उन्होंने सीएम को भी स्ट्रैटेजी दिया था, एक समय राहुल गांधी को भी दिया, सबको उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं वही बात है। तो देखिए वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो दिखा रहे कि वो कुछ अलग कर देंगे, पीके गोला बना के छोड़ देंगे। बिहार एक दिन में कुछ नहीं बदलता है, उसके लिए उनकी रणनीति से ज्यादा जरूरी है लोगों का कनेक्ट।
आप भीड़ जुटा लिए, भीड़ आजकल सब मैंने क्या कहते हैं चिराग जुटा पासवान को रहे। लेकर क्या बोले? चिराग जी तो फिलहाल केंद्र के मंत्री हैं, हम तो भाई लोकसभा यानी विधानसभा चुनाव से पहले अगर एक दो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर ऑनरेबल सीएम के साथ मिलकर अगर खोल देते तो डेफिनेटली उनके लिए लोग सोचते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सीएम की कैंडिडेट कौन, तो डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी को ही हम लोग चाहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। बाकी सब आएंगे आसपास, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है उसमें भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। तो जो भी होगा, क्योंकि मिली जुली सरकार है, एनडीए का सरकार है, तो सबके सहमति से होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो भी फैसला होगा वो जान लीजिए, आधी आबादी का वोट बोलिए, युवाओं का वोट बोलिए, जिस ढंग से अभी निवेश आना शुरू हुआ है, जिस ढंग से सीएम अनाउंस कर रहे हैं, चाहे वो नालंदा को लेकर हमारे पीएम ने अनाउंस किया हो या फिर सीएम ने उसमें हामी भरी हो, बहुत सारी और मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, तो 2026 के 25 के बाद चीजें आपको बदलेंगी। बिहार एक नया रूप में दिखेगा, लेकिन नया रूप विद पुराना टच। और वो पुराना टच किनका होगा? पुराना टच होगा सीएम का, ऑनरेबल सीएम। चलिए, तो क्या बना रहे हैं जदयू वाले नीतीश कुमार आपको? देख, लेट्स सी, अभी तो आज तो ज्वाइनिंग हुई है, कुछ डेफिनेटली प्रवक्ता के लिए बात हुई है। आप इतना अच्छा बोलती हैं, हम लोग प्रवक्ता मतलब जहां भी गई हैं आप प्रवक्ता पे ही। जी हाँ, उसी पे ही। शुरुआत में थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत, अभी तो एकदम पूरा एकदम कवाड़ सामने वाला आदमी को हिला देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मोरओवर अभी मैंने प्रदेश प्रवक्ता के लिए बात हुई है, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कल परसों जब लिस्ट आ जाए तो उसमें ना इंतजार कर रहे हैं। देवजानी मित्रा काफी तेज तर्रार बोलती हैं, जदयू में अभी ज्वाइनिंग किए हैं, 2 सालों में यह तीसरी पार्टी है, अगले 3 सालों में तीसरी पार्टी है। अगले साल कौन पार्टी मैडम? अगले साल फिलहाल तो ऐसे कुछ मेरे मन में है नहीं, और अगर आपके मन में कुछ है तो आप ही मुझे बता दीजिए। फिलहाल तो नहीं है। नीतीश जी छलांग मारते रहते हैं इधर उधर, मार दिए तो आप किधर? भाजपा फिर से चिराग, फिर से नहीं चिराग। मांझी सहनी कहाँ? देखिए, मेरा एक हमेशा से उसूल है, आप जितनी जल्दी जल्दी पार्टी बदल रही हैं, मतलब और काफी मतलब ऊंचाई हासिल किए हैं प्रवक्ता और इन सभी चीज में, मतलब आपका क्रिटिसिज्म हम नहीं कर रहे हैं, पार्टी दलबदलू की बात नहीं है। बड़े बड़े भाई, अगर सुनील पांडे जी अगर इतने पुराना संबंध तोड़ के अगर बीजेपी में जा सकते हैं, तो सुनील पांडे 4 बार के विधायक, मैं वही बात है ना भाई, अगर वो विधायक पद से, मैं तो अभी छोटे मोटे कार्य करता हूँ, मैं तो अभी मान लीजिए चीजों को, मैं तो अच्छा है ना कि मैं कम समय में ज्यादा चीजों को सीख ली, ताकि अगर मैं नियर फ्यूचर अगर बिहार के बड़े लेवल पे सेवा करने का मौका मिले तो मैं उस पड़ाव में जाके मैं पार्टी में बदलू नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए, और जब तक हमारे ऑनरेबल सीएम आपके नीतीश कुमार जी हैं, तब तक तो हम इस पार्टी में डेफिनेटली हैं और उनके ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। नीतीश कुमार से न लेफ्ट जा रहे हैं न राइट जा रहे हैं, एकदम नीतीश कुमार पर ही फोकस है। जी, जरूर बड़ा पद मिलेगा मैं। चलिए, तो आप देख रहे थे झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ, हम लगातार कवरेज करते रहते हैं। हम सोचे कि देवजानी मित्रा का कुछ बातें जाने कि क्यों गए जदयू में, और भी बहुत कुछ बाकी। धन्यवाद।